नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। हालांकि उसके बारे में वो बोल चुके थे, लेकिन उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है उसके बारे में आज उन्होंने संसद के सामने बातचीत की। और संसद से के सामने बातचीत करने में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वोटों की चोरी का इतना बड़ा सबूत मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सबूत ऐसा है, वो एक एटम बॉम्ब की तरह है, और अगर वो बम फूट गया तो फिर चुनाव आयोग गायब हो जाएगा। और अगर चुनाव आयोग गायब होगा तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी या पूरी बीजेपी का क्या हाल होगा। साफ शब्दों में राहुल गांधी ने ये कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है, और उन्होंने इसके 100% सबूत जुटा लिए हैं। 5 तारीख को राहुल गांधी बेंगलोर में होंगे। वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे एक सबमिशन देने के लिए। साथ में वहां पर एक फ्रीडम पार्क में कोई एक आयोजन भी है कार्यक्रम का, और यहां से वोटों की चोरी का बड़ा आंदोलन शुरू होगा। लेकिन ये केवल बैंगलोर या कर्नाटका तक सीमित नहीं है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी महागठबंधन के लोग अब आंदोलन करने जा रहे हैं। 9 अगस्त से सुनाई पड़ रहा है कि यह आंदोलन शुरू होगा, जिसमें तेजस्वी यादव, जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे, और ये एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेने जा रहा है। अब आप ये सोचिए, अगर राहुल गांधी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि उनके पास वोट की चोरी के सारे सबूत हैं, 100% सबूत है, और उन्होंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, तो अगर ये ओपन एंड शट केस है राहुल गांधी की लैंग्वेज में, इफ इट इज एन ओपन एंड शट केस, तो फिर उसके बाद गुंजाइश क्या बचती है? क्या बीजेपी मुंह दिखाने लायक रहेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी मुंह दिखाने लायक रहेंगे? क्या चुनाव आयोग मुंह दिखाने लायक रहेगा? तो जो बड़ा सवाल आज हम रेज करने वाले हैं, हमारे बहुत खास मेहमान हैं जय नारायण व्यास, जो कि इकोनॉमिस्ट और थिंकर तो हैं ही, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी जी के साथ बहुत करीबी से काम किया है। मोदी जी के तौर तरीके से ये अच्छे से वाकिफ हैं। इनको ये पता है कि मोदी जी की क्या कमजोरियां हैं, उनकी क्या ताकत है, और उनसे हम बातचीत करेंगे। और बड़ा सवाल जो आज हम रेज कर रहे हैं कि जिस कॉन्फिडेंस से अब राहुल गांधी वोट चोरी का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी मोदी जी की राजनीतिक पारी का अंत करेंगे, और वो भी अंत क्या बहुत जल्द आने वाला है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं कि बीजेपी की अंदरूनी कलह जो हो रही है, जिसको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, तो बीजेपी के अंदर भी क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जय नारायण व्यास हैं। डॉक्टर व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास 100% इस बात का सबूत है कि वोटों की चोरी हुई है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। उन्होंने कर्नाटका में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें पाया, वो उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन थी। हालांकि उस इन्वेस्टिगेशन को चुनाव आयोग ने डिसमिस कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब फालतू के आरोप हैं और इससे हम ज्यादा टस से मस नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक जन आंदोलन शुरू हो रहा है वोटों की चोरी का, क्या मोदी जी की राजनीतिक पारी का अंत राहुल गांधी कर सकते हैं? जी देखिए, लोकशाही व्यवस्था में एक तो सत्ताधारी पक्ष होता है जो सरकार चलाता है, और दूसरा है विपक्ष, प्रतिपक्ष, विच इज नॉर्मली गवर्नमेंट और शैडो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो जब प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हैं कि इनके पास सबूत है कि वोटों की चोरी होती है, और जब कहीं ना कहीं आग है तो धुआं निकलता है, बिना आग धुआं नहीं निकलता। तो आज तक कई ऐसे किस्से सत्ता पे आए हैं जहां एक या दूसरे तरह से इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास किया गया हो। तो मैं ये जरूर मान के चलूंगा कि ये जो मशीन मैनेजमेंट से लेकर मैन मैनेजमेंट तक की जो व्यवस्थाएं है, इन लोगों ने इतनी अपनी पकड़ बना के रखी है, इलेक्शन कमीशन से लेकर सरकार तक, कि ये हो सकता है और कई किस्सों में हुआ भी होगा। तो जिस तरह राहुल जी ने कहा, उसको नहीं मानने के लिए मेरे पास तो कोई तर्क नहीं है। अब आपने जो आपकी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिरे से इस आरोप को खारिज कर दिया है, वो तो करना था।
हर लोकशाही संस्था का ध्वस्त हुआ है। गत 10 साल में अगर आप देखें तो चुनाव आयोग से लेकर किसी भी व्यवस्था की बात करें, आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें या इवन जुडिशरी की बात करें, पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात करें, रोल ऑफ स्पीकर और स्पीकर्स एटीट्यूड की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक्सेसेस होते रहे हैं। और ये लोग हमेशा एक नया हथकंडा अपनाते हैं। जैसे अभी बिहार में वोटर लिस्ट क्यूरेशन की बात चल रही है थ्रू SIR। तो वोटर लिस्ट ऐसा बनाओ कि जैसे जेरार्ड फोर्ड को किसी ने पूछा था कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, so नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट, ऐसा कुछ खास है नहीं। एनीथिंग, एनी कलर इज फेवरेबल टू मी, सो फार सो इट इज ब्लैक। जहां तक काला रंग है वो कोई भी कलर मुझे पसंद है। तो जाके बात तो वहां ही जाती है कि आपको यही सरकार को, यही नुमाइंदों को और प्रधानमंत्री जी और उनके साथियों को फिर बार बार सत्ता की जो धुरा है वो उनके हाथों में सौंपना है। तो मैं मानता हूं कि राहुल जी की बात में काफी वजूद है, होना चाहिए, और ये हो सकता है। ऐसा खुद सिग्नेटरी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो रिपोर्ट बना था उसके कि दिस मशीन्स कैन बी प्लेड विथ, और अडवाणी जी ने भी इसकी बहुत जमकर टीका की थी। इन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी, इनके हाथ रिलीज हुआ था। तो अब वो जन्म में वो सही था और इस जन्म में सही नहीं लगता है तो अलग बात है, जन्म जन्म की बात है। पूर्व जन्म अगर आपको याद नहीं रहता है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। मगर आपने ही कहा था, हम आपसे ही आपका अभिप्राय लेते हैं, किसी और से नहीं लेते। तो मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग एक से ज्यादा बार अपनी निष्पक्षता को पुरवार करने में कहीं ना कहीं उसने कोताही बरती है, और कई किस्से ऐसे हुए हैं जिसमें सेबी जैसी संस्था की बात हो या इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी संस्था की बात हो, कहीं ना कहीं इस तरह के आक्षेप पुरवार हो सकते हैं। बिल्कुल ओपन एंड शट केस होने के बावजूद भी इस तरह के आक्षेप खारिज किए गए हैं। तो मुझे इससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं। आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये सरकार लज्जित हो जाएगी और लज्जित होके सरकार घर पकड़ लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग भी बिल्कुल निर्लज्जता से आरोपों को सिरे से खारिज करेगा और सरकार यही करेगा। ये तो चुनाव आयोग की बात हो गई कि चुनाव आयोग बेशर्मी से जो भी वोट चोरी कर रहा है उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा। लेकिन अब मैं मोदी जी की पारी पर आ रही हूँ। 11 साल मोदी जी को राज करते हो गए बतौर प्रधानमंत्री। उसके पहले आपने बहुत क्लोजली उनका कार्यकाल देखा है बतौर चीफ मिनिस्टर। आप तो उनके साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। आपने खुद मेरे एक पहले के इंटरव्यू में कहा कि वो आपको अपना गुरु मानते थे। मोदी जी आपको अपना गुरु समझते हैं। तो क्या मोदी जी आपको कभी आज तक, उन्होंने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उन्होंने कभी आपको आज तक कॉल करके पूछा कि मिस्टर व्यास मुझे ये बताइए कि कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई सलाह मेरे लिए हो? देखिए, हिमालय की चोटियों के ऊपर बैठकर अगर आप ये समझते हैं कि कोई बिल्कुल जमीन पे खड़े हुए इंसान से बात करेगा, तो ये मोदी जी से आप अपेक्षा रख सकते हैं। न तो उनकी व्यस्तताएं उनको ये करने के लिए बाध्य करेगी, न उनके पास ऐसी एटीट्यूड है कि किसी को पूछा जाए। तो वो ही इज ए गुड कलेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मगर कैसा, जैसे खुफिया एजेंसी करती है। इनके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे इनके टेंटिकल्स फैले हुए हैं। तो मगर सलाह की बात आई, बाप रे बाप, कैपिटल आई छोटा नहीं हो सकता। वो मोदी जी सलाह तो किसी से नहीं लेगी। तो वो ये मेरी अपेक्षा भी नहीं थी कि मेरे जैसे एक छोटे से इंसान से देश का प्रधानमंत्री, हाँ मनमोहन सिंह जी बात करते थे मेरे से और हम साथ में समितियों में भी रहे।
आज के इंटरव्यू में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मोदी जी और आप में ऐसे क्या डिफरेंसेस आ गए जिसकी वजह से आपको उनका साथ छोड़ना पड़ा। अगर आपने उनका साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद आज आप साथ लोक कल्याण मार्ग या पीएमओ का हिस्सा होते। आई एम श्योर डॉक्टर व्यास। देखिए, क्या या तो मैं कैपेबल नहीं था या तो तकदीर नहीं थी, दो में से एक रीजन था। आप ही ढूंढ निकालिए। तो ठीक है, जो भी होता है, सी एवरीथिंग दैट हैपेंस फॉर गुड। तो ये मान के मैं शुभत्व की शक्ति में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। नहीं, whatever happens is always for the good. Even I do believe firmly in that. But आपके बीच में और उनके बीच में ऐसा क्या हो गया था? आपको तो उनका स्पोक्स पर्सन, मुझे याद है अभी भी जब वो गुजरात से आप सारे टीवी शोज किया करते थे, आपको बोला जाता था मोदी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। और मैंने खुद भी आपके साथ कई कार्यक्रम ऐसे किए, मुझे याद है उस समय मैं CNN IBN में होती थी। और मुझे तब से याद है कि आपको बहुत करीबी उनका माना जाता था। लेकिन आज क्योंकि मोदी जी के पतन की, मोदी जी के डाउनफॉल की, मोदी जी ने क्या कर दिया पूरे बीजेपी का, उसकी चर्चा इतनी तेज है, इसलिए मुझे लगा कि आज आपसे एक विस्तार पूर्वक चर्चा इस बात पर की जाए कि मोदी जी कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं। और आप ये भी बताइए कि क्या आपसे उनकी नहीं निभ पाई कुछ ऐसे पॉइंट्स पर, वो क्या पॉइंट? नहीं, देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी बोला है कि मैं मोदी जी के साथ मैंने काम किया। वो मेरा सौभाग्य रहा कि 5 साल में सरकार का प्रवक्ता रहा, और वो 5 साल ऐसे थे जो बाणशैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह की स्थिति में सरकार थी। सोहराबुद्दीन से लेके इशरत जहां तक के केसेस में दुनिया भर से मीडिया पीछे पड़ा हुआ था, और ईश्वर की कृपा रही कि एक लफ्ज मेरे मुंह में गलत नहीं प्लांट कर सके मीडिया वाले, और इनको मैंने बखूबी एक अच्छे लॉयर की हैसियत से मैंने उनको डिफेंड किया। तो जो विश्वास मोदी जी ने मेरे में रखा था, मैं मानता हूं कि मैं उनको वो विश्वास पे खरा उतरा हूं। बाकी रही मेरे और उनके बीच के डिफरेंसेस की बात, तो वो है ही नहीं। डिफरेंसेस कहाँ है? मैं न तो चुना हुआ कोई लोक सदस्य हूं, न MP हूं, न MLA हूं। मैं अपने आप में एक फ्रीलांसर हूं। तो उनसे मेरे कोई डिफरेंसेस हो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप एक साथ चल रहे थे तो डिफरेंसेस का सवाल था। मैं जो कर रहा था वो धर्म कार्य था। आप किसी भी लॉयर को आपने अपनी ब्रीफ दी तो लॉयर डिफेंड्स यू, एंड ही सेज, ही डजंट से माय क्लाइंट, ही सेज सर, मिलॉर्ड, वी थॉट like this. So I defended him like a good lawyer, relying upon the brief that was given to me. Lawyer, but he did not come to your rescue. Am I to assume that कि आप? I neither needed it. मुझे कोई रेस्क्यू की जरूरत नहीं थी। न तो मेरी जरूरियातें उतनी बड़ी है, न तो मेरी अपेक्षाएं उतनी बड़ी है, न तो आकांक्षाएं बड़ी है। और मैं ये तकदीर कहो या ईश्वर कहो, पूर्ण तरह से विश्वास रख करता हूं कि जिस समय आपके लिए जो भी होगा ईश्वर के मत अनुसार वो ठीक ही होगा। तो शायद ये ठीक ही हुआ जो हो रहा है। चलिए, वो तो अब खैर बहुत सवाल पहले की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अब मैं मोदी जी के राजनीतिक पारी की आपसे बात करना चाह रही हूँ। मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जो उनकी एक मैचो इमेज थी, 56 इंच वाला सीना, उसको भेद डाला गया है। और किस व्यक्ति ने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। और अब जो बची कुची कसर है, लास्ट का जो एक फायरी अटैक होता है, वो हो सकता है राहुल गांधी कर दे। मोदी जी ऐसे कमजोर क्यों हो गए? आपको क्या उम्मीद थी कि मोदी जी इतने कमजोर हो जाएंगे जब आपने उनको एज ए चीफ मिनिस्टर देखा? और आज इतने सालों बाद जब आप देख रहे हैं तो उनके पतन का कारण क्या लग रहा है? वो थके, वो हारे हुए नेता के रूप में ऐसा क्यों दिखते हैं? अब 2 वजह है इसकी। एक वजह मैं इकोनॉमिक्स से ढूंढता हूं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। आप जितना ही लंबा चलते हैं उतने ही आपके लिमिटेशंस ज्यादा एक्सपोज होते जाते हैं। और दूसरा है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। longer you stay and longer you defend and take the pot shots and emerge successful, longer and more is the probability of your being hit. Now Narendra Bhai is in that probability zone where he is increasingly going to be more and more vulnerable, more and more exposed
and more probable to these kind of pot shots, be it from Trump. So far, he has defended. For example, he said Chinese have not come, where there are absolute proofs that in Arunachal Pradesh or other places, Chinese have made inroads and they have occupied our land. He could get away with it. ये अब नहीं होगा. डोनाल्ड ट्रंप तो he was last straw on the camel's neck, एक निमित्त है. वो नहीं होते तो कुछ और होता. मगर आने वाले समय में मोदी जी को ये समझना चाहिए कि समय अब आ चुका है और ये समय इनके लिए कोई काइंड नहीं रहेगा. आने वाला समय उनके लिए कोई ऐसी सॉफ्टनेस से बर्ताव करने वाला समय नहीं रहेगा. अग्नि परीक्षा का समय होगा. से नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर उनको लेके बड़ा डर है. कोई मोदी जी के खिलाफ में कोई जल्दी बोलता नहीं है, कोई कुछ चू भी नहीं करता है, या अगर बोलता भी होगा तो वो बातें कुछ अंदर तो आती नहीं है. इसका मतलब जो मोदी जी का एक वर्चस्व है, क्या वो पार्टी में अभी भी बना है या वो अब धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? Apparently yes. मगर कल मैंने एक फोटो देखी थी टेलीविजन स्क्रीन पे, तो आपने भी शायद देखी होगी. सब मंत्रीगण खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हैं, उनकी ओर मुड़ते हैं. नितिन गडकरी जी बिल्कुल खड़े हैं सीधे और हाथ पीछे बंधे हुए हैं. क्या मतलब है इसका? इज इट नॉट ए बॉडी लैंग्वेज शो ऑफ डिफायंस? तो ये अब होना शुरू हुआ है. देखिए, कोई बांध टूटता है या बहुत बड़ा किला टूटता है तो पहले छोटी सी दरारें गिरती है और फिर एकदम से वो बांध या किला टूटता है. तो दरारें अब दिखाई देती हैं. अब किला कब टूटेगा? और आपका दूसरा जो प्रश्न है वो इसका मैं मानता हूं, वहां तक मेरा खुद की समझ ये है, मेरी मर्यादित समझ के अनुसार, बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं पनपता. ये हालात कांग्रेस के भी थे. जब इंदिरा जी के समय में या राजीव जी के समय में बरगद के पेड़ के नीचे बहुत कम पर्सनालिटीज डेवलप हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लोग गुणानुरागी थे. कई ऐसे नेता उनके समय में भी अपनी बात कह सकते थे, रख सकते थे. अभी नहीं रख सकते थे, नहीं रख सकते हैं. तो ये स्प्रिंग बराबर दबी हुई है. आपने जो बोला ना, बात बिल्कुल सही है नीलू जी. मगर ये दबी हुई स्प्रिंग जब उछलेगी तो न्यूटन का लॉ अप्लाई होगा. एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट. लेकिन मोदी जी कहाँ गलत हो रहे हैं डॉक्टर व्यास? आपको क्या लगता है? आपने तो उनको करीबी से देखा है, वो कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं? और 2014 में जब आए थे तो बिल्कुल परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो आए, और धीरे धीरे करते करते आज इतनी कमियां मोदी जी में क्यों नजर आ रही हैं? क्या वो अपने अंदर की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या वजह क्या आपको लगती है? कल मैंने आपको बोला था कि मोदी जी 2014 में पीक पर थे, 2019 में भी मैं कहूंगा कि पीक पर थे. उनका जो डिसेंड है वो 2019 के बाद शुरू हुआ और 2024 से तो अभी वो it is I mean like the plane losing a sudden height because it meets with the air pocket. तो अभी जो इनका हाल है, तो कहां गलत हुआ? फर्स्ट थिंग, ओवर एक्सपोजर. आप कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, मगर सब लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते. आज के जमाने में नहीं कर सकते. तो मोदी जी 11 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं और काफी हो गया. इन्होंने जो इन्हें करना था काफी की, इनकी जो आकांक्षाएं होगी, अपेक्षाएं होगी, उन्होंने ही हैज एंजॉयड हिज प्राइम मिनिस्टर पोजीशन. तो अब की बार है इनको चूज करना है कि मुझे कब इसको छोड़ देना है. छोड़ना तो होगा, ये निश्चित है. अनंत काल तक मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने रहे, पंत प्रधान बने रहे, ऐसा हम चाहेंगे, मगर होता नहीं है, वास्तविकता नहीं है. तो ये बदलाव तो आना है. अब बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बदलाव की प्रक्रिया शुरू होते ही
जो डिसेंट आपको दिखनी चाहिए, फिशर्स आपको दिखने चाहिए जो डैम में या किले में, वो दिखने शुरू हो गए हैं। कुछ आवाजें आरएसएस से आ रही है, कुछ आवाजें इसे ही, जैसे गडकरी जी का आपने दाखिला देखा उससे आ रही है, कुछ आवाजें उनके साथियों से भी आ रही है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या नायडू हो। तो हर तरह से वो गिरे जा रहे हैं। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मैं मानता हूं कि अब समय आ चुका है जब आगे के व्यू का उनके पास कोई उकेल नहीं है। एक आपको बात बोलूं, एक छोटी सी बात बोलूं अगर समय दे तो, एक छोटी सी पंक्तियां हैं। पानी जब दूध में मिल जाता है तब पानी भी दूध ही कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध पानी को अपने भाव बिकाता है, मगर दूध जब आग पे चढ़ जाता है, पानी ही जल जाता है, दूध ही रह जाता है। अगर आप में और साथी जुड़े नहीं है, आपने अकेले मैं करके गुजारा है समय, तो जब आपका भी ये दूध की तरह आग पे चढ़ने का, परीक्षा का समय आएगा, तो पानी नहीं होगा तो दूध जलेगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या अब समय बीजेपी में आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि मोदी जी को अब अपने ही साथियों से, अपने ही सहयोगियों से, अपने ही एलाइज से बगावत का सामना करना पड़ सकता है? क्या वो चीजें अब सामने आ रही हैं? खासकर अभी आप देखिए जी, बोलिए। मैं पहला शब्द यूज करूंगा, मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इतनी बड़ी सदस्य संख्या जिनको वो क्लेम करते हैं, हालांकि मैं इसको एक बड़ा फ्रॉड मानता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी है, इसके नेशनल प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे, जो अमित शाह जी का और मोदी जी का होम स्टेट है। गुजरात के मंत्रिमंडल का रिशफल होना है, वो नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा मजबूरी कौन सी देखते हैं आप? वही पार्थ था जिसको लूटा गया था, वही गांधी था, वही शर्त है, मगर कुछ नहीं हो पाया। तो ये पहली फेज में से आज मोदी जी गुजर रहे हैं, वो फेज है मजबूरी की। वो अश्वत्थामा का जो मणि है, वो मणि निकल चुका है। अब दूसरी फेज आएगी बगावत की, क्योंकि नाउ देयर विल बी ए रेस फॉर शेयरिंग द स्पॉइल्स। अभी राजगद्दी पे अपनी पकड़ लेने के लिए की हरीफाइयां आरएसएस से भी शुरू होगी और कोनों से भी शुरू होगी। हमारे अमित भाई भी शायद आशा अपेक्षा रखते होंगे कि वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी को शोभायमान करे। कई और भी होंगे। मैं अमित भाई का नाम इसलिए देता हूं कि अमित भाई गुजरात से हैं, मोदी जी के साथ में है और वर्चुअली शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसा उनका काम रहा है। तो और भी लोग होंगे। तो अभी जब आने वाले समय में आप देखेंगे नीलू जी, फेज 2 शुरू होगी। वो होगी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई, और वो फेज 2 शुरू हो चुका है। इसलिए तो एसआईआर जैसे हथकंडे करने पड़ते हैं। जब आप महत्वाकांक्षा बोलते हैं तो महत्वाकांक्षाओं में सबसे जो आगे है मोदी जी के बाद, वो तो अमित शाह है। अमित शाह की भी तो महत्वाकांक्षा है कि वो भी प्रधानमंत्री बने। वो भी और होनी चाहिए। नहीं, और अब मोदी जी को क्या ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अमित शाह भी उतना ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जितना वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं? तो अमित शाह को कैसे रोकेंगे? क्या सबसे पहला जो मजबूरी का कारण कह लीजिए या बगावत का कारण कह लीजिए, क्या वो अमित शाह बनेंगे? आपने शायद ब्रूटस का कैरेक्टर देखा होगा, द लास्ट डायलॉग, ब्रूटस यू टू। बस यही मेरा जवाब है। नहीं, लेकिन अमित शाह और मोदी जी की क्या केमिस्ट्री है? लोग बहुत बातें बहुत होती है। मैंने कल बताया था आपको, दोनों एक दूसरे के राजदार है, एक दूसरे के साथ साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे की आंखों में क्या लिखा है पढ़ना जानते हैं, और दोनों में सत्ता के लिए अदम्य लालसा है, अदम्य, अनसैचिएबल एपेटाइट फॉर पावर। तो इसका मतलब एक दूसरे को धोखा भी दे सकते हैं।
मोदी जी अमित शाह को धोखा दे सकते हैं और अमित शाह तो मोदी जी को दे सकते हैं। हम क्यों कहे ऐसा? ऐसा हम क्यों कहे? हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। नहीं, आप चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कामना कर रही हूँ ऐसा हो, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी हम बनते हुए देख रहे हैं? endless are the possibilities in the power game, 0 to infinity. So it could be one of the possibilities. और शायद मोदी जी भी चाहे कि उनके ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट इनके पीछे आए, प्रधानमंत्री जी के सिंहासन को सुशोभित करे, ताकि इनके राज जो हैं वो जस के तस रहे और इनको कोई चिंतित होने की जरूरत न रहे। तो फायदे में है मोदी जी के। अगर वो ये मगर हाइपोथेसिस है, ये कल्पना की दुनिया है, और कल्पना की दुनिया में राजनीति नहीं चलती। राजनीति हमेशा नक्कर ठोस जमीन पे चलती है, और ठोस जमीन तभी आपको नजर आएगी जब वो घटनाक्रम घटित होने लगेगा, और घटनाक्रम घटित होने में अब ज्यादा देर नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये सब जो मंत्री लोग हैं, राजनाथ सिंह जैसे लोग या पीयूष गोयल जैसे लोग, क्या वो लोग भी अब मोदी जी के खिलाफ हो सकते हैं? और खासकर जो धनकर प्रकरण अभी हुआ है, उसके बाद तो सबको ये लग रहा है कि भाई जब सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ एक चुना हुआ उपराष्ट्रपति के साथ इस तरीके की जिल्लत और बेइज्जती हो सकती है, तब तो किसी की भी बारी आ सकती है। क्या धनकर एपिसोड एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन पूरी बीजेपी के लिए भी है? राजनीति के लिए एक बड़ा लेसन है। मगर आपने नीलू जी वो बात सुनी होगी बंदर और उसके बच्चे की। वो एक हौज में पानी बढ़ता जा रहा है, बंदर ने बच्चा सर पे उठा रखा है, यहां तक पानी आता है तब तक तो बच्चा सर पे है, बंदर नीचे है। मगर जैसे ही पानी नाक के ऊपर आ गया, फिर बच्चा नीचे बंदर ऊपर। तो ये राजनीति है। यहां बच्चा नीचे बंदर ऊपर कब हो, कोई इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अब मोदी जी के लिए चुनौतियां आप क्या क्या देखते हैं? आने वाला समय मुश्किल होगा, आपने इसका जिक्र किया। हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर आने वाला समय मोदी जी के लिए चुनौतियों का समय इसलिए है कि ये पूरी दुनिया चुनौतियों के काल से गुजर रही है। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे विस्फोटक पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया हो, इजराइल ईरान हो, सूडान हो, म्यांमार हो, अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हो गया। तो पूरी दुनिया में विस्फोटक स्थिति का सर्जन हो चुका है। उसमें ट्रंप की ये जो टैरिफ वॉर है, इट हैज एडेड द नेसेसरी स्पाइस और नेसेसरी फायर टू द फ्यूल टू द फायर। अच्छा, तो दुनिया के संदर्भ में ये परिस्थिति है। देश की परिस्थिति क्या है? देश आज बेरोजगारी के बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। देश आज गरीबी की बहुत बड़ी दौर से गुजर रहा है। 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, छोटी संख्या नहीं है। देश आज किसान को खुश नहीं रख सकता है। 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट की मांग के संदर्भ में अपना आंदोलित होते हुए। फिर इससे आगे बढ़े तो हमारी सीमाओं पे हमारे जो पड़ोसी है, उनके साथ हमारे जिस तरह से हमें मालदीव के साथ समझौता करना पड़ा या इनको प्लेकेट करना पड़ा, आप समझ सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उसमें ये इनका प्रधानमंत्री होना, उस पूर्ण बहुमत के बिना, मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है उनके कमांड में, तो ये एक सबसे बड़ा इनके लिए विडंबना है। हर रोज किसी न किसी को इनको खुश रखना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी परिस्थिति नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जो कमांड सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है, इस समय हर चीज मोदी जी कमांड नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहूंगा, मैं मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज एंड एरे ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एक्टिव अपॉन हिम, he is still holding his fort. मगर longer you hold it, more are the chances of the fissures and the fort getting demolished. ये भी एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है, और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं।
नहीं, लेकिन आप मोदी जी के लिए समय लर्निंग लेसन्स क्या है? चुनौतियां तो बहुत है। कुछ नहीं नीलो जी, भूल जाइए, सत्ता के सिंहासन पे उसकी परमोच्च सीमा पे बैठा हुआ आदमी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि वो कुछ सीखे। अगर वो सीखता है तो वो बच जाएगा, मगर वो सीखता नहीं है, इसीलिए अस्त होता है, लेकिन इसीलिए आपको विद्रोह मोदी होता में है। क्या फर्क नजर आता है जब आपने उनको एक चीफ मिनिस्टर के रूप में देखा था और जब आप वो अलग, वो सीमित रोल था, बहुत सीमित रोल था। मुख्यमंत्री के मर्यादा में जो थे वो मोदी जी थे, वो जो चाहे कर सकते थे। और गुजरात की प्रजा वैसे भी जब तक उनका काम होता है वो किसी को बेदखल करने में नहीं लगती। मगर पूरे देश को संभालना, इस तरह की विचित्रताओं और इस तरह की विडंबनाओं के सामने संभालना, वो छोटा मोटा काम नहीं। इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट। You are performing in a circus just above 200 feet ground without the net protection below. नहीं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वो देखिए ना, विदेश नीति के बारे में रोज होता है कि विदेश नीति मोदी जी ने चौपट कर दी। हमारी जो एक शालीनता वाली जो एक विदेश नीति थी वो खत्म हो गई। वहां पर अब हम शो बिजनेस में आ गए, डिप्लोमेसी में हम किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे। एक जनरल पतन दिख रहा है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी विदेश नीति हैंडल करना ही नहीं जानते। क्या मोदी जी ने कभी सोचा था कि विदेश नीति उनको हैंडल करनी पड़ेगी बतौर प्रधानमंत्री और वो उसको उस तरीके से चौपट कर देंगे? देखिए, आवर फॉरेन पॉलिसी इज अ बिग डिजास्टर, लाइक आवर फाइनेंस मिनिस्टर, आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल्सो इज अ बिग डिजास्टर। हालांकि दोनों अच्छी जगह से आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी जेएनयू की स्टूडेंट है और जयशंकर खुद कैरियर डिप्लोमेट रह चुके हैं। मगर तकलीफ क्या है? तकलीफ डेलीगेशन ऑफ पावर एंड ट्रस्टिंग योर कलीग्स की है। अगर आप अपने साथियों को रीजनेबल फ्रीडम देते हैं और ट्रस्ट करते हैं तो सिर्फ फायदा आपका ही होता है। क्रिकेट की टीम जीतती या फुटबॉल की टीम जीतती है तो ट्रॉफी तो कैप्टन लेने जाता है। तो जीतने दो ना टीम को। इसके लिए कोई खिलाड़ी अपने बेस्ट दे रहा है और बॉल को, बॉडी लाइन बॉलिंग को अपने कंधे पे या सर पे ले रहा है तो खेलने दो, विश्वास रखो। आपके तकदीर में जो लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। आपके तकदीर में प्रधानमंत्री बनना लिखा था, आप बन गए, आप बने रहोगे जब तक वो लिखा है, उससे एक क्षण भी ज्यादा आप नहीं रह पाओगे। नहीं, लेकिन मोदी जी में रिवाइव अपने आप को करने की ताकत भी तो काफी है। और क्या कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती होती है वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब आपको लगता है कि मोदी जी वापस अपने उस चमत्कार और चमकदार वाला जो उनका एक युग था उसमें वापस आ पाएंगे? सी ही इज ए सोलो प्लेयर। उनकी अगर सबसे बड़ी मर्यादा है तो वो अपने आप में एक ही खिलाड़ी है, एक ही खिलाड़ी की टीम है, एक ही खिलाड़ी खेलता है। मर्यादित विश्वास शायद अमित भाई पे रखे तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 गिन लीजिए, इससे आगे गिनती नहीं जाएगी। तो ये करने का किस लिए? आखिर तो आपको दोपहर और शाम को 2 रोटी खानी है, चावल खाना है, दाल खानी है, किस लिए करना है आपको? और ये आज के युग में आप सरमुखत्यार शाह नहीं बन सकते। तो दिल्ली की गलियों से आवाज आई, मेरा देश आजाद होके रहेगा, ये देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहेगा। मोदी जी का कंपैरिजन अक्सर राहुल गांधी से किया जाता है और आज अब जो राहुल गांधी जिस आंदोलन और सड़क वाली राजनीति पर अब वो शुरू हो गए हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी ही मोदी जी के पॉलिटिकल करियर को खत्म करेंगे? आप क्या किस तरह देखते हैं आप मोदी जी के आने वाला जो पॉलिटिकल करियर है? वो एक निमित्त बन सकते हैं, मगर ऑर्गेनाइजेशनली इनकी जो मर्यादाएं हैं, जिस तरह के अभेद्य सर्कल पावर्स दोष भी कांग्रेस में भी बने हुए हैं, जिसको भेद के आप उनके वैल्यूएशन हो तो भी राहुल जी तक नहीं पहुंच सकते, सोनिया जी तक नहीं पहुंच सकते, खड़गे जी तक नहीं पहुंच सकते। तो ये राहुल जी के सामने सबसे बड़ा
जो अगर कोई चैलेंज है, पड़कार है, तो ये है, हिज हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। और बीजेपी इज नाउ गेटिंग इनटू ए केस ऑफ डिवाइडेड हाउस। सो देश का दुर्भाग्य है कि देश के दोनों बड़े पक्ष आज संस्थागत तरीके से बिखर रहे हैं या बिखर गए हैं। नहीं तो आपको लगता है कि बीजेपी बिखर चुकी है? आपने कहा कि बीजेपी के दो फाड़ हो सकते हैं, आपको क्या बीजेपी इस समय बिखरी हुई पार्टी लग रही है? मैंने 3 एग्जाम्पल दिए आपको। राष्ट्रीय प्रमुख क्यों नहीं आप अपॉइंट कर सकते? चुनना तो होता नहीं है वहां, हाँ, नहीं कर सकते ना। नड्डा इज ऑन एक्सटेंशन, हाउ लॉन्ग? इंडेफिनिटली। अच्छा, गुजरात स्टेट विच इज ए होम स्टेट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर, वहां भी प्रेसिडेंट आप अभी तक नहीं अपॉइंट कर पाए। हाँ, गुजरात चीफ मिनिस्टर इज लाइक भरत जी, पादुका रख के राज कर रहे हैं। कांग्रेस से जो आए हैं सत्ता की देवी को स्वयंवर समझ के वरमाला पहनने, वो खड़े हुए हैं, मोडवाड़िया हो या सीजे चावड़ा हो या और हो। तो ये क्या दिखाता है? ये एक तरह से आपकी मर्यादाएं दिखाता है ना, और बेबसी के वजह से पैदा हुई मर्यादा है। ये मर्यादाएं पहले नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में, फटाक करके निर्णय होता था। आनंदीबेन को जब बदलना था, एक क्षण में बदल दी। रूपानी जी को जब बोल रहा था कि इट्स इनफ नाउ, ही वाज गिवन मार्चिंग ऑर्डर इन नो टाइम। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा था, ये पकड़ थी। बट फॉर फार टू लॉन्ग मोदी जी के ऊपर आधारित रह के इस पक्ष ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दिवालापन निकाला है। वो मोदी जी को तो एक्सप्लॉइट कर ही गए, मगर अब मोदी जी जब नहीं होंगे तब क्या करेंगे? वेयर इज द सक्सेशन प्लानिंग? जिस हालत से आज कांग्रेस जूझ रही है, गुजर रही है, मैं राहुल जी को अच्छा इंसान समझता हूं, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, वेल मीनिंग पर्सन समझता हूं, मगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहां है? वही घिसी-पिटी फॉर्मूला है। तो जो तकलीफें कांग्रेस के सिरे पे मढ़ी गई है, वही बीजेपी का भी आगे चल के यही भाग्य होने वाला है। और वो जब भाग्य निर्मित होगा तो वो दिन आएगा तब बीजेपी 2 या 3 टुकड़ों में विभाजित होगी, और वो विभाजन शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी विभाजन की लहर पैदा करे, सुनामी पैदा करे। तो वो मैं मानता हूं कि आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन आपको अभी क्या लग रहा है कि मोदी जी पर आरएसएस हावी है या आरएसएस पर इस समय मोदी जी हावी है? क्योंकि अभी हाल में मोहन भागवत ने कहा कि भाई अगर आप 75 साल के हो गए हैं और आपको कोई शॉल पहनाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके हटने का समय आ गया है। मोदी जी को क्या ये सब इशारे समझ में नहीं आते? आपको लगता है कि मोदी जी अभी 75 साल की उम्र में होने के बाद वो हट जाएंगे? उनका जन्मदिन तो अभी सितंबर में ही है। मोदी जी नहीं हटेंगे, आप लिख लीजिए, आज मैं ऑन रिकॉर्ड टेलिंग यू, मोदी जी को बकायदा ये टर्म पूरा करना देना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, उस पे मेरी कुछ अलग राय है, मगर करने देना चाहिए। और जहां तक भागवत जी का सवाल है, वो गाना है ना, से कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, रहा भी न जाए मुझसे सहा भी न जाए, ये हाल भागवत जी का है। वो खुद गिरे हुए हैं सुरक्षा घेरे में और खुद पे पूरी जासूसी हो रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भागवत जी की भी जासूसी हो रही है और भागवत जी मोदी जी की भी जासूसी करा रहे? मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता, मैं नहीं मानता भागवत जी की वो क्षमता। हाँ, संघ का स्वयंसेवक का जो नेटवर्क है काफी विस्तरित है, मगर मैं भागवत जी का तो अभ्यास नहीं जानती हूँ, लेकिन मोदी जी की जासूसी करने की हिम्मत बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर किसकी होगी? क्या किसी की हिम्मत होगी मोदी जी की जासूसी करे? 100% कौन कर सकता है मोदी जी? आज अगर मोदी जी किसी के भी बारे में कुछ भी जानना चाहें, एक आप देख लीजिए फोटोग्राफ, धनखड़ को केजरीवाल हाथ मिलाते हैं, बुके देते हैं, संजय सिंह बैठे हैं, बराबर। ये घटना धनखड़ जी के
ड्राइंग रूम में घटित हो रही है, वो फोटो कहां से आई? वहां तो कोई कैमरामैन है ही नहीं, कहां से आई फोटो बाहर? तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना, यू कैन पीस इट टुगेदर, तो एक मोज़ेक बन जाएगी, बड़ी सी मोज़ेक बन जाएगी आराम से। नहीं, लेकिन मैं अभी भी ये सोच नहीं पा रही हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी का भी मैंने इंटरव्यू कई बार किया, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज में कहा कि मोदी जी की कोई कमजोर नब्ज है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लगी हुई है और इसीलिए मोदी जी चू भी नहीं कर पाते डोनाल्ड ट्रंप के सामने। क्या ये बात सही है? उन्की क्या कमजोर नब्ज हो सकती है? उन्होंने कहा कि पुराने समय में चाइना के बारे में सुविदित है कि हमारे जो भी डिप्लोमेट वहां जाते हैं वो अक्षुण्ण नहीं रहते, वो इतना लालन पालन करते हैं इनका कि वो फिर उनकी कठपुतली बन के बाहर आते हैं। और जयशंकर चाइना रह चुके हैं और रातों रात इनको अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके वॉशिंगटन शिफ्ट होना पड़ा था, तो ये हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं वो कह के फिर अटक जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की नियत में भी कहीं चोर है। वो क्या करते हैं, एक छोटी सी बात कह के फिर छोड़ देते हैं, मगर कह देते हैं कि कहीं कुछ होगा तो होगा। आज के जमाने में अगर कोई ये सोचे कि ही इज अवे फ्रॉम द स्पाई सर्विलेंस इवन इन हिज और हर ड्राइंग रूम, वो पॉसिबल नहीं है। अभी तो मॉस्किटो ड्रोन्स आए हैं जो आपकी दीवार से या खिड़की से अंदर आता है, आपके लहू का सैंपल भी लेता है, कैमरा से आपका लोकेशन भी ट्रांसमिट करेगा और आपका लोकेशन देके आपके ऊपर जहर भी इंजेक्ट कर सकता है। तो कहां रही प्राइवेसी? बेस्ट प्राइवेसी इज नो प्राइवेसी। नहीं, लेकिन मोदी जी की जो प्राइवेट लाइफ है उस पर तो मैं खैर अभी नहीं इतना टिप्पणी करूंगी क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ हम नहीं करेंगे। नहीं, वो उनके खुद की जिंदगी पे कोई चर्चा करने का मेरा भी इरादा नहीं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हूँ। हाँ, नहीं, मैं करना भी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपका आकलन क्या है कि मोदी जी का जो ये 11 साल का कार्यकाल रहा है, मोदी जी ने बहुत सारे सपने 2014 में दिखाए थे और लगातार दिख रहा है कि मोदी जी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए। क्या, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, कि क्या 11 सालों में आपको लगता है कि मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 या 75 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सका? या मोदी जी इज अ वेरी ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं, अभी हाल में था कि अरे इंदिरा गांधी को उन्होंने सरपास कर लिया, नेहरू जी की आलोचना में भी वो लग जाते हैं। नेहरू जी और इंदिरा गांधी के कंपैरिजन में मोदी जी को आप कहां देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी के जीवन काल में, हमारे यहाँ बहुत बड़े संत पुरुष हो गए, पंडित रविशंकर महाराज, जिनके हाथ गुजरात की स्थापना का दीपक प्रगटा था। उन्होंने कहा है कि किसी भी आदमी का आकलन उसके जीवन काल में नहीं, मृत्यु पर्यंत के बाद होना चाहिए ताकि सही बात बाहर आ सके। तो किसी के भी जीवन काल में उसका आकलन नहीं करना चाहिए। सो मैं इससे दूर रहूंगा। दूसरी बात है कि मैं किसी से कंपैरिजन क्यों करूं? शेर कहीं जंगल में घूमता है दर दर सर्टिफिकेट लेने के लिए कि मैं जंगल का राजा हूं, मुझे सर्टिफिकेट दो, मुझे सर्टिफिकेट दो, मुझे सर्टिफिकेट दो। नहीं घूमता। वो इतिहास के लिए छोड़ दो। जो चीज मुझे देखनी नहीं है, जो चीज मेरे जाने के बाद कोई कहने वाला है, बट आई वुड से दैट व्हेन यू प्रॉमिस हैफ्टीली एंड यू विन इलेक्शंस ऑन क्रिएटिंग दोज हसीन सपने, आप अपनी खुद की एक अच्छी सी गर्क बना रहे हैं जो आपको खा जाएगी। लेकिन मोदी जी को तो लगातार वैलिडेशन चाहिए होता है, मोदी जी को अवार्ड्स चाहिए, मोदी जी को वो सेना चाहिए जो बार बार उनको बताए कि अरे आपने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो उनको चाहिए वैलिडेशन इस तरीके का। वो इतिहास का काम है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदा रहते हुए अपना वैलिडेशन खुद तो करना ही नहीं चाहिए। किसी और के हाथों भी हो जाए तो उसको ब्रेक मारना चाहिए कि भाई ठहरो, अभी तो मैं जिंदा हूं और काम कर रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल है आपको कि मोदी जी क्या रिटायर होंगे? क्या ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? कब उनका रिटायरमेंट आप देखते हैं? 5 साल तक का कार्यकाल पूरा करना चाहिए, बट ऑड्स आर अगेंस्ट हिम।
ये मेरा पहला आंसर है। और खुद अपनी मर्जी से जब तक उन्हें अपनी मर्जी का एग्जिट रूट नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी मर्जी का एग्जिट रूट का क्या मतलब है? तो वो अपनी मर्जी का मीन्स अपनी मर्जी का, पार्टी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का हो, नेक्स्ट टू फॉलो हिम अपनी मर्जी का हो। ऐसा ना हो कि वो आके फिर गड़े मुर्दे खोदने का काम करे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा सिस्टम वो बनाकर ही जाएंगे, रिटायर होंगे, ताकि उन पर कोई आंच ना आए, हर तरफ से अपने आप को महफूज करके ही वो रिटायर होंगे। प्रयत्न रहेगा, मगर एक चीज है कि काल है ना, वो सबसे ज्यादा बलवान है। महाभारत सीरियल आती थी, उसमें सबसे पहला उद्घोषक ये बोलता, मैं काल हूं। काल न किसी को आगे चलने वाले को चलने देता है, न उसके पीछे चलने वाले को चलने देता है। काल सिर्फ वर्तमान काल में ही चलता है, और वर्तमान काल यह है कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री है, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जय नारायण व्यास जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।